अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। यह विवाह प्रकरण का जो शास्त्रीय मंथन चल रहा है, इसमें मुहूर्त के बारे में सर्वप्रथम हम विचार कर रहे हैं। कल का प्रसंग था विवाह में त्रिबल शुद्धि, मास का विचार। मास के बारे में हमारे यहाँ प्रचलन में जो मास है, माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत् वैशाखे च तदा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभा आषाढ़े कुलवृद्धि स्यात् अन्ये मासाश्च वर्जिता मार्गशीर्षमवीक्षन्ति विवाहे केपि कोविदा। इन मासों का वर्णन आया है, परंतु आचार्य चूड़ामणि के अनुसार विवाह के मासों का वर्णन मांगल्येषु विवाहेषु कन्या संवरणेषु च दशमासा प्रशस्यन्ते चैत्र पौष विवर्जिता, ऐसा आया है। इस मास के वर्णन बारे में विचार करने के लिए विद्वानों से आग्रह है कि आचार्य चूड़ामणि का जो मत है, इस मत का भी यदि हम लोग ग्रहण करें तो वह अशास्त्रीय नहीं होगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमेशा हमारे महर्षियों ने अपनी अपनी व्यवस्था का वर्णन किया है। क्योंकि कन्या के विवाह के लिए 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा तो कन्यका 10 वर्षा भवेद रोहिणी तत ऊर्ध्वम रजस्वला, यह वर्ष का जो वर्णन है, इसके अनुसार अब विवाह की कल्पना करना ही बेकार है। इस समय में विवाह नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी कन्या प्रायः रजस्वला हो ही जाती है। रजस्वला के बाद ही विवाह करने की प्रथा प्रचलन में आ गया है। ठीक भी है, समयानुसार लोक रीति के अनुसार जो हो रहा है उसमें हम सभी समाज के लोग परिवर्तन किए। उसी तरह से विवाह के महीनों में भी यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के विवाह आदि वाले महीने में लोगों को विवाह करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है। त्रिबल शुद्धि देखने पर मास ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आचार्य चूड़ामणि के मत को माना जाए तो सभी का विवाह उचित समय से और शास्त्रोक्त विधि से हो सकता है। विवाह में यदि बड़ा लड़का हो, बड़ी लड़की हो, तो ज्येष्ठ महीना में निषेध किया गया है। ज्येष्ठ महीना में विवाह नहीं किया जाता है। और यदि 2 शादियां एक साथ करनी हो, उसमें भी शास्त्र में बहुत वर्णन है कि एक घर में 2 शुभ काम करना हो तो
अति आवश्यक क्यों हो, तो 9 दिन का अंतर करके तथा 2 घर में मंडप गाड़ करके 2 आचार्यों के द्वारा ही शादी इत्यादि करावें। परंतु लोक रीति में ऐसा देखा जाता है कि प्रायः लड़की का जिस दिन बारात आता है उस दिन लड़के का तिलक होता है, या 2 बहनों की शादी हो रही है तो एक ही दिन बारात आता है। तो यह नियम में शिथिलता ग्रहण कर लिया गया, जो समाज में ग्राह्य हो गया है। उसी तरह से इन मासों के बारे में जो वर्णन है उस पर भी यदि विचार किया जाए, जैसे पश्चिम से पंजाब की तरफ से पंचांग छपता है, पंचांग दिवाकर और पंचांग मार्तंड, उसमें प्रायः हर महीनों में विवाह का मुहूर्त दिया होता है, परंतु उसमें भी गुरु शुक्रास्त नहीं होना चाहिए, मलमास 6 मास नहीं होना चाहिए, भद्रा व्यतिपात बाण ये सब का विचार किया जाता है। त्रिबल शुद्धि में लड़की के विवाह में बृहस्पति का विचार करते हैं। यदि कन्या की राशि से दशम, षष्ठ, तृतीय और प्रथम बृहस्पति हो तो वह शुभ माना जाता है, जिसे पूजा करके विवाह किया जाए। नवम, पंचम, एकादश, द्वितीय और सप्तम हो उसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसमें विवाह कर लेना चाहिए। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश बृहस्पति हो तो इसमें विवाह नहीं किया जाता है। परंतु यदि बृहस्पति स्वचे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरु, यदि ऐसी स्थिति में बृहस्पति अपने उच्च राशि में हो, कर्क राशि में हो, अपने घर में धन और मीन राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, अपने नवमांश में हो, तो विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, इसमें विवाह कर लेना चाहिए। यदि चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में बृहस्पति है और अपने उच्च आदि में नहीं है तो त्रिगुणित पूजन करके विवाह करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होता है। और विवाह के मुहूर्त में 10 प्रकार के दोष होते हैं। लता पातयितिर्वेद, जामित्र बाण पंचक, एकार्गलोपग्रहो, क्रांति साम्य निगद्यते, दग्धा तिथि च विज्ञेयम, 10 दोष महाबला, एतान दोषान परित्यज्य विवाहम संशोधयेत् बुधः। ये 10 प्रकार के दोष होते हैं। इन 10 दोषों को विवाह में विचार करना चाहिए विवाह मुहूर्त में, परंतु इस 10 दोष में कोई ना कोई दोष अवश्य रहता है। ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों का मत है, यदि 5 शुभ हो जाता है तो पंचेष्ट लग्न मान लेते हैं और उसमें विवाह करते हैं, वह शुभ हो जाता है। इस तरह से हर प्रकार के परिहार वाक्य हमारे ऋषियों ने बनाया है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश चंद्रमा भी विवाह में त्याज्य है, परंतु 12वां चंद्रमा विवाह में ग्राह्य किया गया है। पाणिग्रहे प्रयाणे च चंद्रो द्वादश शुभ
ऐसा दैवज्ञ कल्पद्रुम में लिखा हुआ है। यात्रा में, विवाह में, अभिषेक में, व्रतबंध में, व्रत उपवास में 12 माह चंद्रमा शुभ होता है। यदि अरिष्ट स्थान में चंद्रमा है तो यदि शुभ की राशि में है तो भी चंद्रमा ग्राह्य कर दिया जाता है। अनिष्ट स्थान संतो भवेद शुभ करास्तसी सौम्य भाग्य यदि मित्रान से गुरुणा वापे वीक्षिते। शुभ ग्रह की राशि में हो, बृहस्पति के द्वारा दृष्ट चंद्रमा हो तो चंद्रमा ग्राह्य है, उसमें विवाह कर सकते हैं। इस तरह से विवाह में इन सभी चीज़ों को विचार करते हुए तब मुहूर्त का संशोधन करना चाहिए। मुहूर्त संशोधन विवाह का दिन पक्का होने पर फिर यह विचार करना चाहिए कि विवाह के पूर्व होने वाले जो संस्कार है, जैसे वर वरण, तिलक, मंडप स्थापन करने का शुभ मुहूर्त मिल रहा है कि नहीं, इसका भी विचार विवाह संशोधन में करना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह की प्रथा है कि विवाह से 3 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व मंडपाच्छादन इत्यादि करना चाहिए। उसमें मुहूर्त मिल रहा है कि नहीं, उस मुहूर्त में कुछ नक्षत्र अग्राह्य है, जैसे चित्रा, विशाखा, शततारकाश्विना, ज्येष्ठा, भरणियो, शिवभा चतुष्टयम, हत्वा प्रशस्तम फल तैलवेदिकाम, प्रदापनम कंडन मंडपाधिकम। इन नक्षत्रों को छोड़ करके मंडप इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। तो इसका भी विचार करते हुए देख लेना चाहिए कि इसके विवाह के मुहूर्त से पूर्व में यह मुहूर्त मिल रहा है कि नहीं। आज की प्रथा के अनुसार जिस दिन विवाह करते हैं उसी दिन ये मंडप इत्यादि करने की भी प्रथा प्रचलन में जारी हो चला है। लोग उसी दिन ये सभी कार्यक्रमों को करते हैं, मंडप, मातृका पूजन इत्यादि। तो देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये सभी में परिवर्तन हो रहा है और लोग इसे कर रहे हैं। इसलिए हमारा कथन है, विद्वज्जन आचार्य चूड़ामणि के अनुसार जो बताया हुआ मास है तथा पारसर गृहसूत्र में जो बताए हुए नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों का भी ग्रहण करते हुए मुहूर्त निकालें, लोगों को उसमें प्रेरणा दें, उसमें भी विवाह करें तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। क्योंकि आजकल लॉन में, होटलों में तथा धर्मशालाओं में विवाह करने की प्रथा प्रचलन में आ गई है। पहले लोग अपने घरों में आंगन में मंडप स्थापन करते थे, अब 90% लोग बाहर ही शादी करते हैं। उसमें यह प्रथा, दिन के दिन करने की प्रथा लोग चालू कर लिए है, क्योंकि अपने मन के अनुसार जिस दिन मुहूर्त होता है उस दिन लॉन, धर्मशाला, होटल इत्यादि नहीं मिलते हैं। बहुत लोग तो होटलों में जा कर के देखते हैं किस दिन खाली है, उस दिन बिना विचारे तिथि अपने मन से निर्णय कर लेते हैं कैलेंडर को देख करके।
कैलेंडर में, जबकि कब विवाह का मुहूर्त है ऐसा निर्देशित नहीं रहता है कि वह नक्षत्र दिन में है कि रात में है, विवाह हमको कब करना है, दिन में करना है, रात्रि में करना है, सायंकाल करना है। बस उसको देख करके निर्धारित कर लेते हैं और विवाह कर लेते हैं। तो उस समय मुहूर्त नहीं होता है और विवाह कर लेते हैं। तो ऐसी जो कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में आ गई है, इस कुप्रथाओं को भी रोकने में बहुत हद तक यह सफल होगा यदि हम आचार्य चूड़ामणि के मत को मानते हुए मुहूर्त का यदि विचार करेंगे तथा पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार दिए हुए नक्षत्रों में भी यदि हम विवाह का मुहूर्त को निर्धारण करते हैं तो इसमें 10 प्रकार के दोष हैं और 10 में यदि 5 शुभ हो जाता है तो विवाह का मुहूर्त शुभ मान लिया जाता है। विवाह के बाद फिर कन्या का विदाई, पहले वधू प्रवेश 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में होता था। अब विवाह के साथ साथ ही विदाई होने की प्रथा प्रायः प्रचलन में आ गया है। तो वधू का विदाई कब हो, वधू प्रवेश कब हो, यह भी विवाह मुहूर्त के साथ साथ ही इसका भी विचार कर लेना चाहिए। कब विवाह का करें और कब कन्या की विदाई हो कि अच्छे समय में वधू प्रवेश हो, इसका भी विचार करना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ मुहूर्त में जो बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, उसमें हम यदि थोड़ा सा संशोधन करके और अन्य ऋषियों के मत को भी यदि हम अवलोकन करेंगे तो हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि विवाह में लग्न की बहुत प्रधानता है। लग्न वीर्यम विना यत्र यत्कर्म क्रियते बुधैः तत्फलम विलयम याति ग्रीष्मे कुसरिता यथा। विवाह का लग्न संशोधन करना यह मुख्य रूप से है। विवाह में लग्न कैसे ठीक और शुभ हो, जबकि प्रथा में ऐसा देखा जाता है कि लोग पंडित जी से पूछते हैं कि कब विवाह हो, और विवाह का लग्न बताने के बाद भी जनमानस में लोग नाचते गाते जयमाल इत्यादि में बहुत समय को नुकसान करके, और जब सब समाप्त हो जाता है तब विवाह के लिए बैठते हैं। ऐसी स्थिति में नक्षत्र की प्रधानता रह जाती है। तो विवाह का जो नक्षत्र है वह विवाह के समय में जरूर होना चाहिए, और विवाह के लग्न में बृहस्पति केंद्र में हो, बुध केंद्र में हो तो बहुत सारे दोष का हनन हो जाता है। किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे यस्य बृहस्पति, ऐसी स्थिति में वह लग्न शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से विवाह का मुहूर्त का निर्णय करते हैं। मुहूर्त निर्णय में यदि किसी प्रकार का कोई शंका हो, वह इस नंबर पर, जो नंबर आपके इससे प्रदर्शित किया गया है, उसे भेज करके अपना समाधान करा सकते हैं। अगले व्याख्यान माला में उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। अब आगे कल
मंगल पर विचार करते हुए कि मंगली कुंडली कैसे होती है, तब मंगल का परिहार कैसे विचार करेंगे कि वह मंगल का दोष समाप्त हो जाता है, तो इस पर भी विचार कल हम करेंगे। जय श्री कृष्ण।